राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। पिछले दिनों महाराष्ट्र में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है। बहुत मतलब इट वाज शॉकिंग इंसिडेंट। और उसको देख के मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने के लिए। घटनाक्रम ये है कि 18 साल का एक लड़का, जो कि शायद अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, वो एक बहुत ही खतरनाक चट्टान, जिसको कि शायद सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं या क्या है, वो महाराष्ट्र में कहीं पे है, वहां चढ़ गया और अपने पेरेंट्स को जो है, वो पेरेंट्स से उसका एक विवाद था, उसको धमका रहा था। पेरेंट्स, माँ बाप सब आ गए, गांव आ गया, पुलिस आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई, मैंने सुना। बाद में फादर ने उसको बचाने की कोशिश की और वो उस चट्टान से अल्टीमेटली दोनों बाप बेटा गिर गए। उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने सुना कि मां भी कूद पड़ी। बाद में घटनाक्रम ये निकल के आया कि बेटा 18 साल का था और बेटे ने बहुत जिद करके एक बहुत महंगा आईफोन लिया था। अब आईफोन जो है, मैंने सुना है कि लाख, डेढ़ पौने 2 लाख रुपए का आता है, 2 लाख तक का आता है शायद। और हर 6 महीने पे उसकी एक नई सीरीज आ जाती है, जो पहले और पिछले वाले से 10-20 हजार रुपए महंगी होती है। तो बेटा जो है, अपने बाप से जबरदस्ती वो फोन दिलवाने की कुछ महीनों पहले उसने जिद की थी। बाप ने बोला कि बेटा, हम ये फोन अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगा है। और बताया जाता है कि फिर बाप से चोरी या जैसे भी था, लड़के ने किश्तों पे वो फोन ले लिया था। अब वो फोन ले तो लिया, अब उसकी किश्त आएगी हर महीने 10-15 हजार रुपया महीना। तो वो किश्त आ गई थी, किश्त देने का समय आ गया था और बेटा जो है बाप से जिद कर रहा था कि आईफोन की वो किश्त दो। और बाप के साथ वो विवाद चल रहा था। बाप ने कहा, भैया मैं तो नहीं दे सकता, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो किश्त। अब तुमने लिया है तो तुम दो। तो बाप पे प्रेशर बनाने के लिए, बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए लड़का बोला, मैं कूद जाऊंगा। बाप ने अब आमतौर पे ऐसे माहौल में फादर यही कहते हैं, अच्छा तो कूद जा भैया। तो जब बाप के ऊपर उस ब्लैकमेल का कोई असर नहीं हुआ घर पे, तो वो सचमुच उस पहाड़ी पे पहुंच गया। अब बाप भी सीरियस हुआ, मां भी सीरियस हुई, मां बाप दोनों पीछे पीछे पहुंचे और 3 घंटे से वो लड़का वहां खड़ा होकर नाटक कर रहा था। अच्छा, ऐसा बताया गया है, बहुत से लोग उसे समझा रहे थे, वहां भीड़ जुट गई थी, बहुत से लोग बहुत दूर से कैमरा लगा के इस पूरी चीज को रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जो वीडियोज आई हैं वो किसी दूर से जूम इन करके किसी ने रिकॉर्ड की है। नजदीक से तो जो रिकॉर्डिंग्स हो रही थी वो हो ही रही थी, अभी तो और बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आएंगी उसमें। पर जो गिरते हुए का जो शॉट आया है, वो बहुत दूर से किसी ने जूम इन करके शॉट लिया हुआ था। तो लड़का बार बार एक ही बात कह रहा था कि मेरे जीने का अब कोई मकसद नहीं है। फाइनली जो है, बाप ने जो है लड़के को जबरदस्ती उस पहाड़ी से एक साइड में सुरक्षित स्थान पे खींचने की कोशिश की। इसी स्कफल में उसका किसी एक का पैर फिसला, उसके बाद दूसरा भी गिरा। जब दोनों बाप बेटा गिर के मर गए, तो ऐसा बताया गया है कि मां भी कूद गई पीछे से, एक पूरा परिवार समाप्त हो गया। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये हमारी जेनजी, अच्छा मैंने देखा है कि सिर्फ जेनजी नहीं, थोड़ी और उससे भी ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों में भी एक भयानक ऑब्सेशन है।
इस आईफोन नाम की चीज के लिए। मेरे बच्चों में भी है, पर मेरे बच्चों ने मुझसे कभी जिद नहीं की कि मैं उनको आईफोन दिलाऊं। मेरे बच्चों ने तो कभी किसी भी स्मार्टफोन के लिए जिद नहीं की। बहुत पहले वो अपने पैरों पे खड़े हो गए थे जब वो ये आईफोन आया, उससे पहले मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। और जैसी उनकी जरूरत होती थी, उन्होंने अपने अपने स्मार्टफोन्स हमेशा अपने पैसे से खरीदे। और अभी भी शायद मेरी बेटी के पास एक स्मार्टफोन है। मेरे बेटे तो दोनों नॉर्मल फोन चलाते हैं। तो मेरी वाइफ का एक बार फोन खराब हो गया। हालांकि उनको तो फोन उनका स्कूल देता है, क्योंकि वो फोन से जो भी काम करती हैं वो स्कूल के लिए करती हैं, तो द स्कूल प्रोवाइड्स अ फोन। उनके पास एक अपना पर्सनल फोन है। तो जो भी कारण रहा होगा, मेरी पत्नी को मेरी बेटी ने एक आईफोन खरीद के दे दिया, किश्तों पे। हालांकि हमने हमेशा मना किया, हमें जरूरत ही नहीं है, पर उसने पता नहीं क्यों कैसे किश्तों पे एक आईफोन खरीद के दे दिया। वो मेरी वाइफ के पास आ गया। कहता अब उस फोन को सेटअप जो भी करना होता है वो किया गया, जैसे जैसे किया गया। और मेरी वाइफ ने वो फोन 10-15 दिन चलाया। उन्होंने कहा भैया ये झंझट हमारे बस का नहीं, और हमें इस इतने बड़े बवाल की जरूरत ही नहीं है। वो इतना बड़ा बवाल उनको लगा आईफोन, कि उन्होंने हैंड्स अप कर दी कि भैया मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा ये आईफोन ले जाओ। अब इतना महंगा आईफोन आ गया सब घर में, तो वो आईफोन दे दिया गया मुझे। अब साहब मेरे पास तो मैं तो मेरे लिए तो फोन का मतलब है, वैसे तो फोन मेरी लाइफ लाइन है। कई लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि आप 24 घंटे फोन में बिजी रहते हैं। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की है कि मेरे लिए फोन का मतलब क्या है। मेरे लिए फोन एक सिंपल आईफोन नहीं है, या फोन नहीं है। तो खैर, चूंकि मैं फोन बहुत ज्यादा यूज करता हूं, तो मुझे वो आईफोन दे दिया गया। मैंने वो आईफोन, उसको सेटअप करना पड़ता है ना, वो अपना ईमेल आईडी से सब कुछ। 2-4-5 दिन तो उसी में लग गए। तो भैया हमारे तो फोन का ही कि मतलब है, हम उससे यूट्यूब चलाते हैं, अपना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया, पर वो मुझे आईफोन पे इतना बड़ा झंझट का काम लगा कि एक बार तो मैंने कहा कि इस साले को कूच के फेंक दो, अपने बस का ही नहीं है ये। क्योंकि उसमें आप स्ट्रीम यार्ड पे अगर वीडियो बनाना चाहें, तो इतने ज्यादा झंझट हैं, इतने ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप बना नहीं सकते। जैसे आप वीडियो अगर बना रहे हैं, तो अगर आपका बीच में कोई फोन आ जाएगा, तो वो वीडियो बंद हो जाती है और वो पीछे चला जाता है। वो वहां से वापस आओ, तब तक जो है सारा हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इस आईफोन पे जो है काम करता रहूं, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। एक दिन मैंने वो हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा भैया ये रखो, अपने बस का नहीं है, हम इस पे काम कर नहीं सकते। हमारे लिए तो ये जो हमारा ये ओप्पो का फोन है ना, इसका कैमरे क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये बहुत अच्छा स्ट्रीम यार्ड पे भी बहुत अच्छा काम करता है। इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी हैंडलिंग बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात, वीडियो हम बना लेते हैं, या जब हम मान लो कहीं बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, 10-10, 20-20 सेकंड की, 1-1 मिनट की क्लिपिंग्स बनाते हैं। आपको याद होगा जब हम यात्रा में, मैं और नन्हे पहलवान महाराष्ट्र भी गए थे, वहाँ कोलकाता भी गए थे, बंगाल, बिहार की यात्रा पे भी हम गए, इतनी लंबी लंबी यात्राएं हमने की। तो हम बीच में जितनी भी सारी भी वीडियोस शूट करते थे, वो हम अपने फोन से करते थे। तो फोन से 1-1, 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की कर ली, आपस में रिकॉर्ड कर ली। और उसके बाद उन सबको 1 मिनट लगता था, यूकट में सारे वीडियोस को एक साथ जोड़ लेते थे। और कहीं पर भी रास्ते में हमें वो टावर खड़ा हुआ मिल जाता था, उस टावर के नजदीक 2 मिनट गाड़ी रोकते, 2 मिनट। टावर से दूर तो टाइम लगता था, 15 मिनट लग जाते थे।
15-20 मिनट की वीडियोस अपलोड करने में। पर अगर टावर के एकदम नजदीक खड़े हो जाओ तो 5G का इतना अच्छा नेटवर्क मिलता था कि 2-2.5 मिनट में 15-20 मिनट की वीडियो जो है अपलोड हो जाती थी, हमारा काम हो जाता था। हमारा एक ही काम है, तब यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और ट्रैवल करना। तो मैंने देखा यार ये ओप्पो का फोन तो, या जो सामान्य एंड्रॉइड फोन होते हैं, ये तो बहुत ही कामयाब है वीडियो में। इतना इजीली आप इन पे वीडियो कंपाइल करके उनको एडिट करके यूकट पे और यूट्यूब पे चढ़ा दो। ये काम आईफोन में इतना डिफिकल्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर भी मैंने महीना, 2 महीना, 3 महीना आईफोन यूज किया। मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, मैं कई लोगों से पूछता हूं, भैया या तो हमने बिल्कुल यूज न किया हो तो हमें अंतर नहीं पता। तो मैं आज तक हर व्यक्ति से एक ही बात पूछता हूं कि भैया ये 15-20 हजार का फोन है मेरा, तुम्हारा ये 1.5-2.5 लाख का फोन है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? बोले नहीं आप यूज करोगे तो आपको पता लगेगा। अरे मैंने कहा मैंने यूज किया है यार 3 महीने, 3 महीने यूज करने के बाद फिर मैंने हाथ जोड़ दिया, भैया अपने बस का नहीं है। मुझे एक तो दोनों में कोई अंतर नहीं समझ में आया। अच्छा, हो सकता है कोई अंतर। अच्छा, कहते हैं जी सिक्योरिटी। मैंने कहा बस साले तुम कौन से मोदी हो? तुम्हारे फोन में ऐसा कौन सा डाटा है जिसको एलन मस्क चुरा लेगा, या ट्रंप चुरा लेगा, या शी जिनपिंग चुरा लेगा? तुम्हारी फोन में ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज बन रही हैं? तुम्हारे फोन में ऐसे कौन से मिलिट्री सीक्रेट्स हैं जो चाइना सुन लेगा? कौन सी ऐसे तुम्हारी करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जो तुम्हारा डाटा लीक हो जाएगा? साले जहर खाने को तुम्हारे पास पैसे नहीं, भीख मांगने की तुम्हारी औकात नहीं है। फोन तुमको चाहिए आईफोन, वो भी लेटेस्ट वाला 17 प्रो। 17 ही चल रहा है ना, 16-14 कौन सा चल रहा है मुझे तो ये भी नहीं मालूम। तो मैंने पूछा आखिर हमारी जो यूथ है इतनी भयानक तरीके से क्यों ऑब्सेस्ड है इस आईफोन नामक चीज से? आईफोन में ऐसा क्या है जो हमारा पूरा यूथ मरा जा रहा है? वो लड़का कहता कि अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि मेरे आईफोन की जो ईएमआई है वो, जब वो जो है, मैं ईएमआई नहीं दे पाऊंगा तो मेरा फोन जब्त हो जाएगा, मेरे जीवन ही व्यर्थ हो गया। तो आप लोग एक तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आईफोन में ऐसा क्या है जो आम सामान्य एंड्रॉयड फोन में नहीं है। और हमारी पूरी की पूरी एक पीढ़ी, अन्य देशों के बारे में मैं नहीं जानता, पर एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है आईफोन के पीछे इस कदर जो दीवानगी है, मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी एक चीज के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी जो आईफोन के लिए मैं इस आज की हमारी जेंजी में देख रहा हूं। तो या तो हम इतने मूर्ख हैं, हम इतने बड़े जाहिल हैं कि हमें पता ही नहीं है आईफोन इतनी बड़ी नियामत है। आईफोन वो अमर फल है जिसको खाने से आदमी अमर, अजर अमर हो जाता है, जीवन में कभी बूढ़ा नहीं होगा, है? या आईफोन वो चीज है जो अमरत्व प्रदान कर देगा, या यहीं पे जीते जी भगवान के दर्शन हो जाते होंगे आईफोन चलाने से, हमको नहीं हो रहे, हम मूर्खों को। जब मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे लिए आईफोन, ये मेरे लिए फोन का मतलब क्या है। कई लोग मुझसे हमेशा, मुझे कई लोग शिकायत करते हैं कि आप 24 घंटे फोन यूज करते हैं। मैंने कहा भैया ऐसा है कि मैं 24 घंटे फोन नहीं यूज करता हूं। जब मैं 18-20 साल का था तब मैं 24 घंटे 2 काम करता था। 24 घंटे अगर मैं जाग रहा हूं, या तो सो रहा हूं, मैं तब तो सो रहा हूं, परंतु अगर मैं जाग रहा हूं तो मैं 2 ही काम करता था, और मैंने सारी जिंदगी 2 ही काम किए हैं, पढ़ना और म्यूजिक सुनना। मेरी पत्नी हमेशा ये शिकायत करती थी कि आप किसी की शादी में भी जाते हैं तो साले को 4 अखबार लेके जाते हैं। यस, मैं 2-4 शादियां भी मैंने ऐसे अटेंड किए जहां मैं अखबार पढ़ता रहा बैठ के। तो मुझे पढ़ने की है बीमारी।
मुझे हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। जवानी में मैं साहित्य पढ़ता था या अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, नॉवेल्स, ये वो दुनिया, कुछ ना कुछ 24 घंटे पढ़ना है, नंबर वन। और जब पढ़ रहा हूं तो हल्का सा एक म्यूजिक लगा लेना। तो मैं शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत में गजल्स और ये सब सुनता था भरी जवानी में। फिर धीरे धीरे किताबें और मैगजीन्स छूट गई, उसका स्थान ले लिया स्मार्टफोन ने। तो अब जो भी मेरी रीडिंग होती है वो स्मार्टफोन पे होती है, चाहे वो अखबार है, मैगजीन है, या दुनिया भर का जो कुछ भी है पढ़ने के लिए। और अब पढ़ाई से ज्यादा ज्ञान का स्रोत हो गया है यूट्यूब। यूट्यूब पे विभिन्न विषयों पे इतना कुछ है देखने सुनने के लिए, आप वो कर लीजिए। अच्छा, पुराने जमाने में सिनेमा के शौकीन थे तो जाके सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते थे। अब वर्ल्ड सिनेमा आप फोन पे देख लेते हैं अगर मन करे तो। पुराने ज़माने में मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है कि हमारे ज़माने में संगीत सुनना कितना महंगा शौक था। जी हाँ, 1984, 85, 86 में, 1986 में, जबकि एक अच्छे अफसर की तनख्वाह 2000 रुपये होती थी, तब मैग्ना साउंड की गुलाम अली की 6 गजलों की कैसेट 60 रुपए की आती थी। तो जिस अफसर की तनख्वाह 2000 थी, अब उसकी तनख्वाह हो गई है 2 लाख। तो उस हिसाब से अगर मुद्रास्फीति जोड़ी जाए तो वो जो 60 रुपए की कैसेट है अब हो गई भैया वो 6000 की। आज कर किसी लौंडे से बोल दो कि 6000 रुपए में गुलाम अली की कैसेट खरीद के लाओ, चाहिए। ये साली कंपनियां इतनी बदमाश, इतनी हरामी थी कि उस कैसेट में आमतौर पे 6 या 8 गजलें होती थी, उसमें साली 2 ही 3 नई होती थी, बाकी 5 पुरानी रिसाइकिल करते थे। और हम मन मार के कहते चलो यार गुलाम अली की 3 नई गजलें आई हैं, बाकी 5 तो पुरानी डाल रखी हैं। तो उन 3 गजलों के लिए हम 60 रुपए की मैग्ना साउंड की कैसेट खरीदते थे। आज का उस जमाने का 60 रुपए आज का 6000 रुपए है। अगर आप किसी लौंडे से बोल दो कि 6000 रुपए में कैसेट खरीदनी है, तीन तीन गुलाम अली की गजलें, तो पागल हो क्या? हमने तो भैया उस दीवानगी की हद तक पैसे खर्च करके म्यूजिक सुना है। और सुनो, आर्थर एली की बुक आती थी 250 रुपए की उस जमाने में। कब? 1986 में, मुझे याद है। वो तब की मैंने 200 रुपए की, 250 रुपए की आर्थर एली की किताबें खरीद के पढ़ रखी हैं। 1986, 87, 88, 89, 90 में 250 रुपए की किताब आज 2500 की होगी। उस 250 की वैल्यू ज्यादा ही होगी। कौन खरीदेगा? है किसी माई के लाल में हिम्मत की 2500 या 5000 की किताब खरीद के पढ़ ले? मेरी पत्नी आज कई बार कहती है कि अगर ये उस जमाने में अगर जितने की किताबें खरीदी थी आपने, अगर उस जमाने में उतने का अगर गोल्ड लिया होता तो आज हम करोड़ोंपति होते। ये मेरी पत्नी कई बार मुझे मजाक में कहती है कि जितने की तुमने म्यूजिक की कैसेट्स और किताबें खरीद ली, उतने का अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज पता है कितना गोल्ड होता हमारे पास। मैंने कहा यार बात तो सही है। खैर, इन किताबों ने और इस म्यूजिक ने मुझे क्या कुछ दिया ये मैं ही जानता हूं। मुझे करोड़ों नहीं अरबों का आदमी बना दिया इसी म्यूजिक ने और इसी लिटरेचर ने। खैर, वापस आते हैं। तो भैया आज मैं जो इस फोन पे दिन में 18 घंटे व्यतीत करता हूं, तो सबसे पहले तो ये तो मेरी दुकानदारी है। मेरा यूट्यूब का पूरा काम इसी पे होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं जितना भी आज की अपनी लिखाई पढ़ाई, लिखना भी और पढ़ना भी इसी पे करता हूं। म्यूजिक, लिटरेचर एंड वर्ल्ड सिनेमा इसी पे देखता हूं। और पहले भी मैं 24 घंटे पढ़ता ही था, अब भी पढ़ता हूं। तो मेरे लिए तो ये मेरी बुक्स हैं, ये मेरी मैगजीन्स है, ये मेरा सिनेमा है, ये मेरा म्यूजिक है, ये मेरी जिंदगी है। मैं इस यूथ से पूछना चाहता हूं कि साले तुम उस आईफोन से क्या निकालते हो?
अच्छा, मैंने कहा मेरी तो पूरी रोजी रोटी है फोन। मैं जो भी 4 पैसे कमाता हूं इसी फोन से कमाता हूं, ये मेरा रोजगार है। तुम जो इस आईफोन पे अपनी जिंदगी बिता रहे हो, क्या करते हो उस फोन से? अच्छा, मैंने कुछ बहुत थोड़े से बच्चों को फोन पे पढ़ते देखा है, यूट्यूब पे भी पढ़ते, मैंने कहा अपना सिलेबस पढ़ाई करते देखा है, बहुत कम लोगों को, हालांकि बहुत रेयर लोगों को देखा है। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये आज का यूथ, जब बहुत सारे यूथ को मैंने, हालांकि बहुत ही टुच्चा घटिया थर्ड क्लास सिनेमा देखते भी देखा है, नेटफ्लिक्स देखते हैं और दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, पर उनमें भी उनकी जो जिस देख के मुझे घिन आती है कि मैंने कहा यार क्या टेस्ट है इन सालों का, म्यूजिक के मामले में या सिनेमा के मामले में। मतलब साला हनी सिंह और मूसे वाला के गाने सुनते हैं, भाई डूब के मर जाओ यार, तुम्हारा टेस्ट क्या हो गया, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। जब मान लो यही करना है तो ये तो 15,000 के एंड्रॉयड फोन में भी वही वही सेम चीज दिखाई, अरे भाई सिनेमा भी देख रहे हो तो 15,000 के फोन में भी वही सिनेमा दिखाई देता है जो 1.5 पौने 2 लाख के फोन में। तो आखिर ये 1.5 पौने 2 लाख 2 लाख 1.5 लाख का जो ऑब्सेशन है फोन का, अच्छा ये सिर्फ लड़कों लड़कियों में ही नहीं है, औरतों में देखा है मैंने। अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ है, एक औरत ने अपना पति छोड़ दिया, एक औरत ने खुदकुशी कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पति ने उसको, वो बेचारा 12-15 हजार की नौकरी करता था और वो कह रही थी मुझे आईफोन दिलाओ। तो मैंने कहा यार ये अनपढ़ लोगों में, जो निपट गंवार हैं, उनमें आईफोन के प्रति इतनी दीवानगी, जान ले रहे हैं, जान दे रहे हैं। तो मुझे एक बात समझ में, अच्छा ब्रांड्स के लिए भी है दीवानगी हमारे यूथ में, हमारे टाइम में तो ब्रांड नाम की चीज ही नहीं होती थी, हम ब्रांड होता क्या है ये जानते ही नहीं थे, बाद में आया। आज भी हमारी पीढ़ी में ब्रांड्स का कोई महत्व नहीं है, ब्रांड का कोई महत्व होना भी नहीं चाहिए। भाई आपने एरो की शर्ट पहनी है या सिंपल 400 रुपए की शर्ट पहनी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मैं तो ये यहाँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं वो सब हिंदुस्तान और बांग्लादेश में बनते हैं, और हिंदुस्तान में बिकने वाली जो सबसे महंगी टी शर्ट है वो भी लुधियाना और तिरुपुर में ही बनती है, आजकल फरीदाबाद में और गुड़गांव में भी बन रही हैं, और किसी की भी कीमत जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 150 से लेके 250 रुपए के ऊपर नहीं होती। जो हिंदुस्तान की जो सबसे महंगी टी शर्ट है वो भी 220 रुपए में तैयार होती है, और उसके ऊपर एक ब्रांड नेम लगा होता है, उस ब्रांड नेम को हटा दिया जाए तो ठीक उसी क्वालिटी की टी शर्ट लुधियाना में 300 रुपए 400 रुपए की मिल जाती है, सेम वही क्वालिटी, पर आप ब्रांड के लिए वही चीज 3,000 रुपए में खरीदते हैं। तो हमारे यूथ में ब्रांड के प्रति ये ऑब्सेशन क्या है? ब्रांड तो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है। तो हमारी यूथ में क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम एक पूंजीपति, एक कैपिटलिस्ट के तैयार किए गए एक मृग मरीचिका में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? जो कुछ हम कमा रहे हैं उस ब्रांड को दे रहे हैं, वो को दे रहे हैं। हमारी जेन जी में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हम इसका मूल्यांकन कर सकें कि हम अपनी हार्ड अर्नड मनी, अपनी या अपने माँ बाप की, सिर्फ ब्रांड्स खरीदने में दे रहे हैं। अच्छा, मैं आजकल इंग्लैंड में हूं, मैं देखता हूं कि यहाँ का यूथ अपने बाप से पैसे नहीं लेता, वो अपना काम करता है और अपने अपनी जिंदगी जीता है। यहाँ के यूथ में भी मैंने ब्रांड को लेके कोई बहुत ज्यादा ऑब्सेशन नहीं देखा, परंतु यहाँ का यूथ अगर अपने ऊपर जो भी पैसा खर्च करता है वो अपना कमाया हुआ करता है। जब तक छोटा बच्चा है पेरेंट्स पालते हैं, जैसे 18 साल के होते हैं वो पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और अपना कमाते हैं, अपना खर्च करते हैं।
वो 18 साल का जो गधा कूद गया और अपने माँ और बाप दोनों को लेके मर गया। अबे साले तुमको इतना ही शौक था और 10 मान लीजिए क्या ईएमआई कितने की होगी? 10,000 रुपए की होगी। अबे कहीं काम करता 18 साल का घोड़ा हो गया तू। अगर तुझे ईएमआई की इतनी दिक्कत थी तो कहीं पार्ट टाइम काम करो ना, पैसे कमाओ और अपनी किस्त भरो। अगर तुमको इतना महंगा फोन लेने की का शौक है तो काम कर लो थोड़ा सा। नहीं, उतना भी नहीं करना है। बाप देगा पैसे, बाप के पैसे से आईफोन लेना है और उसकी किस्त बाप से लेनी है। नहीं देगा तो साले को जान दे दूंगा, पर काम नहीं करूंगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होऊंगा। अच्छा, हम भी थे, हमारी भी उम्र थी कभी 18-20 साल। हमारे बाप ने भी एक सरकारी छोटी सी एक सरकारी नौकरी में 4 बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। तो हम इस बात को रोज देखते थे कि माय फादर इज स्ट्रगलिंग। मेरा पिता बहुत संघर्ष के साथ हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, 4-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं हॉस्टलों में। इसलिए हमें अपने पिता से 100 रुपए भी अगर मांगने पड़ते थे तो दिल पे एक इतना बड़ा बोझ होता था, मैं जिसको बयान नहीं कर सकता। और जैसे ही मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ, खड़ा होने लायक हुआ, उसके बाद मुझे याद नहीं है मैंने अपने जीवन में अपने पिता से कभी 1 रुपया मांगा हो। तो ये अपने बाप के पैसे पे कुल छर्रे उड़ाने वाली हमारी जो जेनजी है, मतलब ये इतने एहसान फरामोश होते हैं। पीछे एक आईफोन की एक कोई नई सीरीज लॉन्च होती है तो वहां एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो किसी ने इंटरव्यू लिया, तो एक लड़का था, तो वो कहीं पुणे साइड की बात है। तो उसने बोला, या दिल्ली की बात थी शायद, यस। तो वो शायद यूपीएससी की या किसकी तैयारी कर रहा था। तो उसने पूछा आपके फादर क्या करते हैं? तो उसने बोला था मेरे फादर जो शायद वहाँ झारखंड में किसी सरकारी स्कूल के टीचर थे और बेटे को जो है वहाँ मुखर्जी नगर या शायद कहाँ रख के जो है यूपीएससी की तैयारी करा रहे थे। 15-20 हजार रुपये महीना भेजते रहे होंगे। और लड़का जो है आईफोन के लाइन में लगा हुआ था। तो उसने पूछा कि बाप आपको यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेजा है, आप आईफोन खरीद रहे हैं? बोले नहीं पिताजी, जो पैसा भेजते हैं उसमें से मैं पैसा बचा के रखता हूँ, सेविंग करता हूँ अपनी पॉकेट मनी की, उससे आईफोन खरीदूंगा। ये हमारी जेनजी की सोच है। मुझे ये जो सोच है हमारी जेनजी की, इस पे चिंता होती है। मैंने कहा यार, ये कौन सी नस्ल हमने पैदा की है जो दिमाग से इतने कुंद हैं और अपने पेरेंट्स के प्रति इतने एहसान फरामोश हैं, इतने संवेदनहीन हैं, इतने हृदयहीन हैं कि उन्हें अपने माँ बाप पे बिल्कुल तरस नहीं आता। बाप कह रहा है कि बेटा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बाप कह रहा है, बेटा कह रहा है मैं जान दे दूंगा पर लूंगा आईफोन ही। ये हमारी जेनजी को सोचने की जरूरत है और हमारा एज अ पेरेंट हमको भी सोचने की जरूरत है कि हमने ये कौन सी नस्ल पैदा कर दी है। क्या हमारी पेरेंटिंग में कोई कमी रह गई है कि हमने ऐसे बच्चे पैदा कर दिए हैं? सोचिएगा इस पे, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? हमारी पेरेंटिंग में क्या कमी है? इस पे भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। हर हर महादेव।